अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आपकी गर्मियाँ बहुत गरम-गरम गुज़र रही होंगी। मेरी तो बहुत गरम गुज़र रही हैं। इतनी गर्मी है कि सिवाय एक रूम जिसमें एसी चल रहा है उसके अलावा बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। तो मैं भी ना बड़ी सयानी हूँ, मैं जो किचन के काम है ना, वो अर्ली मॉर्निंग जो है ना, वो सुबह-सुबह ही मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए आँधी आने से पहले का ये समय है कि पहले से ना डस्ट सारी ऊपर चली गई है आसमान पे और ऐसा डस्टी-डस्टी सा हुआ पड़ा है ना। हमारे यहाँ पे आँधियाँ बहुत आती हैं। पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा ये ना इसकी ख़ासियत है कि यहाँ पे ना आँधियाँ बहुत आती हैं, इतनी चलती हैं। इधर आप घर साफ़ करते हैं, उधर फिर शाम तक गंदा हो जाता है। तो आंधी जो है ना उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कहते हैं कि आंधी जो है ना हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है, आंधी भी एक नेमत है। अगर आंधियाँ ना चले ना तो ज़मीन पे कुछ ऐसे ख़तरनाक हशरात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कीड़े-मकोड़े होते हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो आंधी अगर जब चलती है ना तो फिर वो थोड़े से लाइट होते हैं ना, वेट में लाइट होते हैं, तो वो आंधी की वज़ह से ना वो फ़ौरन ही उड़ के गायब हो जाते हैं और इधर-उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो आँधी जहाँ पे हमें तो सिर्फ़ डस्ट ही नज़र आती है ना कि डस्ट हो जाती है और घर साफ़ करना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ के नेगेटिव और पॉज़िटिव पहलू को देखना चाहिए और अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, तो आँधी एक नेमत है। तो इस पे शुक्र अदा किया करें, इतना मुँह ना बनाया करें मेरी तरह। मैं बहुत मुँह बना लेती हूँ कभी-कभी कि यार, क्योंकि मेरी जो ना मेड है ना वो काफ़ी महीनों से ना वो चली गई है और आजकल मुझे अपनी सफाई ना घर की खुद ही करना पड़ती है। और फिर मेरा मुँह बन जाता है कि यार अभी तो मैंने सफाई की थी और फिर मुझे दोबारा ये सारा करना पड़ेगा। तो ख़ैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है ये चीज़ें, और ये ज़िंदगी की खूबसूरती भी इसी इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बातों से, और ज़िंदगी में रौनक भी इन्हीं चीज़ों की वज़ह से। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने चाय गरमा-गरम कड़क चाय बनाई है, कड़क। कड़क चाय आप पीते हैं या आप लाइट वाली पीते हैं? हम तो जट फैमिली है ना, तो हम कड़क चाय पीते हैं। यार कड़क चाय के बगैर मज़ा ही नहीं आता। जब तक कड़क चाय का एक सुबह-सुबह कप मिल ना जाए ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी आई नहीं है। एनर्जी एकदम से बूस्ट हो जाती है चाय का एक कप पी के, और फिर हम जैसे जो हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने सारे घर को देखना होता है, सारे घर को मैनेज करना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो हम जैसे के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है इस तरह की चाय। तो इसके बाद मैंने जी साथ में डस्टिंग शुरू कर दी थी। डस्टिंग में ना ये मेरी सीनरीज़ जो है ना काफ़ी अरसे से डस्ट हो गई थी। मैंने तकरीबन 10-15 दिनों से ना इन पे कपड़ा नहीं मारा था। ये गैलरी की हैं तो यहाँ पे ना इन पे डस्ट मुझे नज़र आ रही थी। वैसे तो घर बंद होता है अंदर से तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जब आंधियों का मौसम आता है ना तो फिर तो डस्ट हर जगह पे पड़ ही जाती है। तो मैंने आज सोचा कि आज ना अपनी जो सीनरीज़ है ना, प्यारी-प्यारी सीनरीज़ जो है ना, इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो शावर से मैंने इनको कपड़े को भी गीला किया और थोड़ा-सा शावर से पानी सीनरीज़ पे डाला और ये माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है साफ़। अच्छा, आपने अपने घर में अगर सीनरीज़ लगानी है ना तो इसी तरह की लगाया करें, इस्लामिक जो है ना सीनरीज़ वो लगाया करें। देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और फिर वैसे भी एक बहुत ही ब्लेसिंग सी फीलिंग आती है। और कभी भी ना जानदार की जो पिक्स वाली होती है ना, वो ना लगाया करें। कहते हैं कि उससे रहमत के फरिश्ते घरों में दाखिल नहीं होते। ना पिक्स लगाया करें, अपनी फ़ोटोज़ लगाया करें, ना इस तरह की सीनरीज़ लगाया करें जिस पे जानदार अशिया बनी होती हैं। तो ये इस्लामिक कैलीग्राफ़ी की ना इतनी खूबसूरत सीनरीज़ मिल जाती है ना, आप जगह-जगह से पता कर लें, आपको मिल जाएँगी। तो अपने घर को डेकोरेट ऐसे ही किया करें, सीनरीज़ अच्छी-अच्छी लगाया करें और इस्लामिक कैलीग्राफ़ी से ना अपने घर को सजाया करें। और इसके बाद फिर बाकी चीज़ों की भी डस्टिंग शुरू कर दी। ये ड्राइंग रूम में जो लैंप है, स्टैंडिंग लैंप है, इस पे भी डस्ट पड़ी थी तो इसको भी साफ़ कर दिया। अच्छा, मैं ये सब कर तो रही थी, साथ-साथ में ना मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करने वाली हूँ कि आजकल ना वो एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है। वो एक बहुत ही ना हमारी एक ओल्ड अदाकारा हैं आयशा खान, उनकी ना डेथ हो गई है। और उनकी डेथ जिस तरीके से हुई है ना, अल्लाह माफ़ करे, इतनी दर्दनाक स्टोरी है कि इतनी तकलीफ़ हुई ना, दिल इतना उदास हुआ ना कि ऐसा भी होता है ये कभी-कभी ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ़ स्टोरीज़ में पढ़ते हैं या हम ड्रामों में देख लेते हैं, लेकिन जब हकीकत में वो चीज़ सामने आती है ना तो इंसान ऐसे शॉक्ड रह जाता है ना कि यार रियलिटी में भी ऐसा ही होता है।
यानी कि अम्मी बताती हैं कि ये हमारे ज़माने की एक्ट्रेस है और ये बहुत अच्छे एक्टिंग करती थी, बहुत अच्छे इसके ड्रामे होते थे। आजकल तो बहुत कम आती हैं, अगर किसी में आती भी हैं तो बहुत ही यानी कि दादी या नानी के करैक्टर में, लेकिन उनकी अदाकारी अम्मी बताती हैं कि बहुत ही परफेक्ट अदाकारी थी। अच्छा, उनकी जो न्यूज़ है ना वो ये कि वो अपने फ्लैट पे ना अकेली रहती थी। मुझे तो हैरत है ऐसी औलाद पे कि ऐसी बदबख्त औलाद भी होती है कि जी आपके माँ या बाप में से कोई भी हो और आपके होते हुए भी वो अकेले ज़िंदगी गुज़ारें बुढ़ापे में। ये नहीं है कि बच्चे जो हैं वो इस मुल्क में नहीं है, इस मुल्क में हैं बच्चे, 3 बच्चे इस मुल्क में हैं। एक 4 कनाल की कोठी में रहता है, एक का सुना है 8 कनाल का फार्म हाउस है, इतने बड़े-बड़े यानी कि अमीर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और कुछ बाहर रहते हैं। एक बेटी है, बड़ी बदनसीब बेटी है जिसको शर्म भी नहीं आती कि वो अपनी माँ की आखिरी उम्र में वो केयर नहीं कर सके। ये तो जन्नत होती है हमारे, ये बुढ़ापे में जो माँ-बाप होते हैं ना, ये हमारे लिए जन्नत कमाने का एक गोल्डन चांस होते हैं। ये अगर हाथ से निकल गया तो निकल गया। बाद में पछतावे के, रोने के कुछ नहीं रह जाता। तो वो उसका जो स्टोरी है ना वो इतनी दर्दनाक है कि वो बकौल उनके वो जो जिनकी डेथ हुई है आयशा खान की, कि मैं अपने बच्चों को फ़ोन करती हूँ, वो मेरी कॉल ही नहीं अटेंड करते। अगर कभी गलती से कर भी लेते हैं तो फ़ौरन कहते हैं, अच्छा हम आपको 2 मिनट बाद दोबारा कॉल बैक करते हैं। और कहती है कि वो कॉल बैक जो होती है ना, वो पहले घंटों पे होती थी, फिर दिनों पे चली गई, फिर हफ्तों पे, फिर महीनों पे और सालों पे। और बेटी जो है बाहिर, उसको इसी ने पढ़ाया-लिखाया, उसका सारा फ्यूचर बनाया, उसकी लाइफ बनाई और वो बिल्कुल भी इसको पूछती तक नहीं है, फ़ोन तक नहीं करती। आखिरी उम्र में कोई बच्चा इसको मिलने नहीं आया और अपनी इस उम्र में वो अपने फ्लैट पे बिल्कुल अकेली रहती है और फिर उसको चोट भी लग गई, उसके पाँव में फ्रैक्चर भी था। और उसने गलती ये की कि हालाँकि वो बहुत अच्छी अदाकारा है और बहुत अच्छी उसकी आमदनी भी है। उसने अपनी बहुत जायदाद बनाई, अपने लिए गाड़ियाँ खरीदी और वो जब गाड़ियाँ खरीदती थी, उसने एक गाड़ी, उसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना उसमें ये है कि उसने गाड़ी प्राडो खरीदी थी। उस पे वो खुद ही वो ड्राइव करती थी और फिर उस पे ड्राइव करके वो एक और अदाकार है तलत हुसैन, उसके घर में गई और उसके पास बैठ के इतना रोई कि मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं है, मेरी केयर नहीं करते, मुझसे मिलने नहीं आते। अपना सारा दुःख उनके सामने खोल के रख दिए। इसके बाद उन्होंने फिर पता नहीं उनके दिल में ऐसा क्या आया कि उन्होंने एक दिन बैठ के ना अपने सारे बच्चों को कहा कि आ जाएँ, मैं अपनी सारी जायदाद आप लोगों के नाम करती हूँ। तो अपनी सारी जायदाद उन्होंने अपने बच्चों में तक़सीम कर दी और अपने फ़र्ज़ से अदा हो गईं। अपनी तरफ से तो वो बहुत खुश थीं कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, मेरी औलाद खुश हो गई और अब मेरी शायद ज़्यादा कदर करेंगे, खिदमत करेंगे, मेरा ख़्याल रखेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ कि बच्चों ने अपनी-अपनी जायदाद सँभाल ली और ये गए। यानी माँ को पलट के पूछा तक नहीं कि माँ तुझे तो नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत, तू अब बुढ़ापे में तू कैसे गुज़ारा करेगी? बस ये सबसे बड़ी गलती उसने की। और ये ना, ये हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमें भी इससे यही सबक सीखना चाहिए कि कभी भी ये ना अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को ना जायदाद उनके नाम नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप वसीयत कर लें कि हमारे मरने के बाद इस तरह होगी कि जायदाद सब में बाँट दी जाएगी, बराबर की तक़सीम कर दी जाएगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी भी उनके नाम ना कर दें। ये बहुत बड़ी संगीन गलती है, ये नहीं करनी, यही सबक सीखा है सब लोगों ने और आप लोग भी यही सबक सीखें, कभी भी अपनी जायदाद अपने ज़िंदगी में अपनी औलाद के नाम नहीं करनी, आपके जाने के बाद तो औलाद को मिलनी ही मिलनी है। और वो वसीयत आप कर दें, वसीयत और चीज़ है, नाम कर देना और चीज़ है। बिल्कुल ही खाली हाथ ना हो जाए, अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारें। उन्होंने भी यही गलती की, उसके बाद उनकी औलाद ने उनको पूछा तक नहीं और वो काफ़ी अरसे से अकेली बीमार रह गई थी, ज़हनी मरीज़ बन गई थी। और फिर जब उसके फ्लैट से बदबू आना शुरू हो गई तो फिर किसी ने फ़ोन किया पुलिस को, किसी ने फ़ोन किया ईदी सेंटर वालों को, वो सब लोग आए, उन्होंने घर को खोला तो देखा कि इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और ये डेड बॉडी ये नहीं कि आज की कल की, ये 1 हफ्ता पुरानी डेड बॉडी थी। कितने दुःख की बात है, कितने अफ़सोस की बात है। 1 हफ्ता पुरानी, कब की उनकी डेथ हुई है, किस हालत में वो मरी होंगी, तबई मौत है, लेकिन फिर भी आखिरी उम्र में कौन किसको याद किया होगा, किससे बात करने को दिल कर रहा होगा। लेकिन बदनसीब औलाद में से कोई भी उस वहाँ पे नहीं था और ना वहाँ पे उनके करीब मौजूद था और ना उनकी दुआएं लेने के लिए, ना उनको संभालने के लिए मौजूद था। तो ये स्टोरी आजकल ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल रही है।
इसने दिल को भी बहुत ही उदास किया है। लेकिन ऐसा होता है और ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि हमें भी कुछ सीखना है और हमें भी ऐसे करना है। औलाद कभी-कभी ना बड़ी नाखुश औलाद जब किस्मत में आ जाए ना, तो फिर इन चीज़ों का ख़्याल करना ही पड़ जाता है। तो ये इसी चीज़ का यही सीखा है कि वसीयत कर दें लेकिन नाम ना करें, औलाद के नाम जायदाद ना करें। तो ये देखें जी, बातों-बातों में मैंने अपना पुलाव भी बना लिया और ये चने का पुलाव है, साथ में रायता भी बना लिया। आप देख के मुझे बताएँ कि आपको मज़े का लग रहा है? क्योंकि आप सिर्फ़ देख के ही बता सकते हैं। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो चने का पुलाव सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे तो मुझे जो अच्छा लगता है ना, वो मटन का पुलाव है और दूसरे नंबर पे चने का पुलाव। कभी-कभी मैं चिकन का पुलाव भी बनाती हूँ, ये नहीं कि मैं चिकन का कभी बनाती ही नहीं हूँ, कभी गेस्ट आ जाए तो मैं उसका भी बनाती हूँ, वो भी अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। लेकिन जो बात चने के पुलाव और मटन के पुलाव में ना, वो तो किसी में भी नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं थोड़े से और काम भी निपटा रही थी, साथ में अंडे आ गए थे ना, तो इनको धो के, वॉश करके, साफ-सुथरे करके, ड्राई करके मैं इनको फ्रिज में सेट कर रही थी। अब काफ़ी टाइम गुज़र जाने के बाद ना मेरा दिल कर रहा था मैं कोई फ्रूट खाऊँ, तो फ्रिज खोला तो ये अनार पड़ा हुआ था। मैंने कहा सबसे बेस्ट यही है, अनार इससे ज़्यादा अच्छा और कौन-सा फ्रूट हो सकता है। तो मैंने फिर जल्दी से निकाल लिया और अब मैं इसको छीलूँगी, खोलूँगी, इसके सारे निकालूँगी दाने और इसको खाऊँगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।